Hello guys, how are you all? My name is Abhinav Ghosh and today I am present here to discuss you DAV Class 6 Science Chapter 1 Our Environments Part 3. So Part 1 and Part 2 are already uploaded in my channel. If you haven't watched that, then please go to my channel and watch them. If you like this video, then please subscribe, like and share this video so that your friends and relatives can also know about this video. ओके तो चलिए अब हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले बस एक बार रिकॉल कर लेंगे कि बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बायोटिक इन्वायरमेंट में सारी लिविंग थिंग्स को हम इंक्लूड करते हैं, जैसे डिकम्पोजर्स, फिर आपका हो गया एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, आप सभी इसमें ये सभी इसमें मीन्स अबायोटिक इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड हो सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Abiotic component include physical conditions and non-living material that affect the growth, maintenance, and reproduction of living components and can interact with each other. Water, air, light, temperature, soil, and rocks are all examples of non-living or biotic component. These non-living components form the physical or abiotic environment in nature. Let us study about them in detail. तो abiotic इन्वायरमेंट में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग भौतिक स्थितियाँ यानी कि जो टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट, सॉइल हैं, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल कंडीशंस बोलते हैं। ठीक है, ये सभी एक एक करके स्थितियाँ हैं, इसलिए इन्हें फिजिकल कंडीशंस बोला जाता है। और नॉन लिविंग मटेरियल्स तो है ही, जैसे पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रॉक और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नॉन लिविंग मटेरियल्स में आती हैं। और ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन में अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, अब चलिए हम लोग ये जानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग खुद के बारे में बात करें तो हम फूड एंड वाटर के बिना नहीं बचेंगे। हमें खाना और पानी तो पूरा चाहिए, इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स फिर हमें ज़रूरत पड़ रही है नॉन लिविंग थिंग्स की, क्योंकि इनके बिना हम रह नहीं सकते। देन एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कुछ नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स का, जो भी आप बोले। और यही सारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो फिजिकल और अबायोटिक इन्वायरमेंट दोनों सेम होता है, ठीक है, तो उसमें इंक्लूडेड होती है। यही आपके फिजिकल और अबायोटिक इन्वायरमेंट को कंस्टिट्यूट करती है। देन फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ द मेन टॉपिक इज वाटर. Water is essential for the survival and the growth of all living organisms. It is needed and used for drinking, bathing, cooking, etc. Animals and plants cannot survive without water. It is used for irrigation of crops. Humans and other animals need water for different activities of their life. Try to think and list the various activities for which we use rainwater. Sorry, only water है। तो वाटर हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, जैसे मैंने पहले बता दिया है, इम्पॉर्टेंट है। वो हम जो बचे हुए हैं पृथ्वी पर, हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, हम जो बड़े हो रहे हैं, वो पानी के वजह से ही हो रहा है। क्योंकि अगर हम पानी पीना छोड़ देंगे तो फिर हमारी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है अर्थ पर। इसीलिए पानी आपका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स सबके लिए। और कुछ काम दिए गए हैं जो हम पानी से करते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, पानी से नहाते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, ये सभी को पता है। और वो क्रॉप्स, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। तो खेती बाड़ी करने के लिए आपको पानी का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अब आपको कुछ लिस्ट बनाने हैं, जो काम आप पानी से करते हैं उनकी लिस्ट आपको कॉपी में बनाना है, यहाँ पे बताया गया है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वो एक मेथड है जहाँ पे हम लोग रेन वाटर को अपने इरिगेशन पर्पस और हाउस होल्ड पर्पस के लिए सेव करके रखते हैं।
तो ये जो पैराग्राफ है इसको समझाने का मतलब रीड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो रूफ टॉप रेन वाटर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो उनमें एक बनाए जाने वाले मेथड हैं, मतलब एक मेथड है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ जो सीमेंटेड एरियाज़ है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपका बहुत वेल डेवलप्ड सीमेंटेड रोड्स होते हैं, जिस कारण आपका पानी क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज फिल नहीं हो पाता, अच्छे से फिल नहीं हो पाता। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपको ज़रूरत है। कहाँ? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो वहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर में क्या होता है, आपका जो छत है उससे जो पानी है वो स्लाइड होकर आपके स्टोरेज टैंक में आ जाएगा। फिर स्टोरेज टैंक से आप उसे फ़िल्टर कर लेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे, और फिर आप उसे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए ही बस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी पानी गंदा ही रहता है। रेन वाटर जो होता है जब आपका अर्थ में आता है तो वो क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स के साथ मिक्स्ड हो जाता है, तो इस कारण वो गंदा हो जाता है। इसीलिए फ़िल्टरेशन टैंक्स और प्यूरिफिकेशन टैंक्स के बाद भी आप अगर फ़िल्टर और प्यूरीफाई उसे कर भी लेते हैं, तो भी आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसे आप बस हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। उसे ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि ये जो रूरल एरियाज़ है, जहाँ पे मीन्स गाँव इलाके जो होते हैं, जहाँ पे आपका सीमेंटेड रोड्स ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, वहाँ क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, वो फिल हो जाता है, क्योंकि सॉइल है ना, तो सॉइल तो आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बट सीमेंट आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब सीमेंट पूरा सूख जाता है तब वो आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। इस कारण बोला गया है कि रूरल एरियाज़ में ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये अपने आप होता है। देन सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ को अब हम रीड करके समझाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर इन cities and raise the subsoil water level. These can help in maintaining and increasing greenery in urban areas. अर्बन एरियाज़ में जो होती है वो सीमेंटेड रोड्स होने के कारण वहाँ पे ग्रीनरी थोड़ा सा कम है, वहाँ पे आपको सीमेंटेड थिंग्स इन बिल्डिंग्स ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो जो पानी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसे फुलफ़िल कर देता है अर्बन एरियाज़ में। तो इसीलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ करनी चाहिए, अर्बन एरियाज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में करनी चाहिए, ताकि आपके ग्रीनरी को बढ़ा सके। फिर वो जो पानी है हम उसे प्लांट्स पर दे सकते हैं, जिससे हमारा ग्रीनरी बढ़ जाएगा। अब हम लोग पेज नंबर 7 में चलेंगे। पेज नंबर 7 में जाने के पहले थोड़ा सा ये जो छोटा सा एक पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है उसे भी पढ़ लेते हैं। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड्स और कॉन्क्रीट एरियाज goes into drains. The rain water that falls on the untreated ground seeps into the ground, recharging the groundwater. ये जो मैंने पहले बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Innovative water collection methods need to be used in different areas to collect and use the rainwater. जहाँ पे सीमेंटेड एरियाज़ नहीं है, जहाँ पे सॉइल का जो मिट्टी का रोड्स है, तो वहाँ क्या होता है, पानी अपने आप अंदर चला जाता है, क्योंकि सॉइल एब्जॉर्ब्स द वाटर इनसाइड। ठीक है, आपका अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। मगर जहाँ पे रोड्स है और कंक्रीट एरियाज़ है, वहाँ आपका पानी जो होता है वो आपका अंदर नहीं जाता, मिट्टी के अंदर नहीं जाता, अंडरग्राउंड में नहीं जाता, कहाँ जाता है, ड्रेन्स में गिर जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर नीडेड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट रोड एरियाज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 7। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 4 को एक बार देख लेते हैं। Think of some innovative ways by which use of water and its wastage can be minimized at school and at home. Interact with your friends, neighbors, and family members. Make a poster on harvest water to harness life. Harness का मतलब होता है यूटिलाइज। ठीक है, तो कुछ ऐसे वेज आप अपने फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके निकालिए, जिससे आप
पानी बचा सकते हैं। बहुत जगह देखिएगा स्कूल्स एंड होम्स में बहुत पानी वेस्टेज होता है बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ टैप्स। तो इन चीज़ों को हम पोस्टर के द्वारा सभी के सामने दिखा सकते हैं। अपनी मन की बात सबको बता सकते हैं पोस्टर्स बनाकर कि आप सभी को लीक जो टैप्स होते हैं उन्हें ठीक करवा देना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। Our next topic is air. We know that all living organisms need air for their survival. सेम चीज़ जो वाटर में लिखा हुआ था यहाँ पे बस एयर लगा के लिखाया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एयर भी उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर जो है बहुत सारे मिक्स गैसेस से मिलकर बना है। हवा जो है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंड में ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सड विद अदर गैसेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर्स। ठीक है, एयर का जो कॉम्पोजिशन है उनमें से तीन जो मेन गैसेस है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही करते हैं और उनके लिए उन्हें ऑक्सीजन यूज करते हैं वो। Plants consume carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen back into the atmosphere. Beside oxygen, nitrogen, and carbon dioxide, small amounts of other gases, very many bacteria and viruses, dust are also present in air. Clean air is essential for our health as it provides the oxygen that is necessary to sustain life. अब हमें जीवित रहने के लिए क्लीन एयर का ज़रूरत है। आजकल के पॉल्यूटेड एयर में आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस, डस्ट, हार्मफुल केमिकल्स भी मिलेंगे। तो ये जो एयर है, ये जो हम इनहेल कर रहे हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें एयर को भी पॉल्यूटेड होने से बचाना चाहिए, जो हमें अपने लाइफ को जीने में हेल्प करेगा। इसके पहले एक लाइन लिखा हुआ था कि प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर से ऑक्सीजन वो रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये हम बायोटिक इन्वायरमेंट के प्लांट्स टॉपिक में पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अब लाइट आ गया, लाइट के बारे में आगे पढ़ते हैं। Natural light is provided to us by the sun during the day and by the moon during the night. The moon, as you know, only reflects the sun's light. Hence, sun is the ultimate source of the natural light. This natural light is used by the plants to grow and to prepare their food. Life on earth is dependent on sunlight. Plants use sunlight and prepare their own food by photosynthesis. Photosynthesis, as we know, plants use the sunlight to prepare their own food by the process of photosynthesis. इसको समझाने का ज़रूरत नहीं है। नेचुरल लाइट जो हमें रात के समय चांद से मिलता है और दिन के समय सूर्य से मिलता है। वैसे रात के टाइम पे भी जो चांद हमें लाइट देता है वो आपके सन का जो लाइट है वो हमें रिफ्लेक्ट करके देता है। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि सन जो है, सूर्य जो है, वही एक अल्टीमेट सोर्स है नेचुरल लाइट का। ठीक है, नेचुरल लाइट प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए। देन light penetrates into the forest as well as into the water bodies. Aquatic plants use sunlight for photosynthesis just like the other plants. However, the amount of light reaching these plants decreases with an increase in the depth of water. That is why very few plants are able to survive in deep waters. तो जैसे जैसे पानी गहरा होता है या समुंदर या ओशंस का जो पानी है, महासागर का जो पानी है, वो गहरा होता है, उसी के साथ साथ लाइट जो है वो पानी के अंदर कम पहुंचने लगता है, जिस कारण बहुत डीप जो पानी होता है वहाँ पे कुछ कुछ प्लांट ही सरवाइव कर सकते हैं, और जो बाकी जो प्लांट्स हैं वो मेनली पानी के ऊपर, जो मतलब एकदम ऊपर में सरवाइव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है पेनेट्रेट्स का मतलब होता है प्रवेश करना। तो लाइट आपका जो पहुँचता है फॉरेस्ट में और वाटर बॉडीज में भी पहुँचता है। देन
Plants and animals respond to light in different ways. Have you seen a plant called morning glory? Ipomoa. Its flowers bloom at out at sunrise, i.e. morning. I.e. का मतलब होता है that is morning, and close down after sunset. Similarly, in some plants, the leaves open during the day and close during the night. तो बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है जहाँ के फूल जो होते हैं, मीन्स मॉर्निंग ग्लोरी का जो फूल होता है, तो वो जो एक प्लांट है उसमें जो फूल होता है तो वो क्या होता है, सनराइज में खुल जाता है और जैसे ही सनसेट हो जाता है वो बंद हो जाता है। उसी तरह बहुत सारे प्लांट्स में भी उनके जो लीव्स हैं वो भी सेम चीज़ करते हैं, सनलाइट में खुल जाते हैं और जैसे ही सनसेट होता है वो बंद हो जाते हैं। द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। सनफ्लावर के प्लांट्स को आप देखिएगा तो हमेशा वो क्या करते हैं, सन की तरफ वो घूमे हुए रहते हैं। In the morning it faces the east and in the evening it turns toward the west. सन जैसे जैसे आपका राइज होता है वो ईस्ट में फेस करता है, क्या बोलते हैं, सनफ्लावर, और जैसे जैसे वो सनसेट होता है तो सनफ्लावर वो वेस्ट की तरफ अपना मुंह घुमाने लगता है। देन हम लोग पेज नंबर 8 में चलते हैं। Animals also show variations in their behavior with the amount of light available to them. Most of the light animals Most of the animals are active during the day when there is light. Some animals like rats, cockroaches and owls are active during night. तो क्या होता है, एनिमल्स भी बहुत सारे वेरिएशंस दिखाते हैं लाइट के अनुसार, ठीक है। लाइट जो पृथ्वी पर सुबह को पड़ता है तो सुबह जो होता है लाइट ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम ही वो लोग एक्टिव रहते हैं। और कुछ एनिमल्स जैसे रैट हो गया, चूहा हो गया, कॉकरोचेस हो गया एंड आउल्स हो गया, उल्लू हो गया, वो लोग क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं नाइट के टाइम पे। क्योंकि आउल्स जो होते हैं आप सभी देखिएगा दिन में नहीं दिखेंगे, वो आपको रात ही में दिखेंगे। इनमें पावर होती है कि ये एक्टिव रह सकते हैं नाइट के टाइम पे भी। इनके पास बहुत अच्छा आईसाइट होता है, देन हियरिंग सेंस होता है बहुत अच्छा, जिस कारण ये रात में आराम से एक्टिव रह पाते हैं। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे और इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है, मीन्स थर्ड मेन टॉपिक, उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने आज पेज नंबर 6 का पूरा पढ़ लिया, 7 का पूरा पढ़ लिया और 8 का फर्स्ट जो पैराग्राफ है, मीन्स लाइट का जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ लिया। Thank you. Take care of all of you. Then bye.